हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। विश्लेषण आईएएस के यूट्यूब मंच पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसमें हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। सन 2013 से लेके जो पैटर्न चेंज हुआ तब से लेके सन 2023 तक आपके 10 से 11 वर्ष के जो प्रश्न पत्रों को हम इसमें हल करेंगे। इसमें हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे प्रश्नों को हम एक सीरीज में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम इकोनॉमी का सन 2013 से लेके सन 2015 तक जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इकोनॉमी का। किसी देश के किसी देश का भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसने पूछा है। ठीक है, एक ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। एक वर्ष के भीतर किसी देश का आयात और निर्यात का लेन देन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, केवल निर्यात की हुई वस्तुएं बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएंगी क्या, ये पूछ रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच, केवल सरकारों के बीच आर्थिक लेन देन को ही हम क्या भुगतान संतुलन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन, मतलब पूंजी का जो संचलन हो रहा है, मान लो भारत से रुपया गया अमेरिका, अमेरिका से डॉलर आई भारत, तो केवल यही भुगतान संतुलन में आएगा। इसका आंसर है ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अच्छा, ऑप्शन ए होगा। आपको हम बता दें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भाई, भुगतान संतुलन होता क्या है। जैसे मान लो भारत है, ठीक है, भारत से मान लो कोई चीज निर्यात की जा रही है अन्य देशों में, मान लो यहाँ से चावल निर्यात की जा रहे हैं, ठीक है, दुग्ध का निर्यात किया जा रहा है, और भारत क्या है कहीं और से कोई चीज ले रहा है। मान लो हम कोई वस्तु बाहर से ले रहे हैं, मान लो राफेल लिया हमने, या कोई और चीज ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं, उन दोनों चीजों के आयात निर्यात का एक खाता बनता है कि हम कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना हम आयात कर रहे हैं, इस सब का एक खाता बनता है, उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो भुगतान और संतुलन में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक तो होता है आपका चालू खाता, ठीक है, चालू खाता। एक होता है आपका पूंजी खाता, ठीक है, कैपिटल अकाउंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चालू खाते को दो भागों में बांट देते, ठीक है, चालू खाते को दो भागों में बांट देते। एक तो होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। ठीक है, विजिबल और इनविजिबल हो गया। विजिबल में क्या आएगा, जो चीज आपको दिख रही है जैसे वस्तुएं। अब मान लो अदृश्य में क्या होगा, अदृश्य में कौन सी चीज आ जाएंगी, सेवा आ जाएंगी, सेवा। दूसरा क्या, इनकम, इनकम हो गया। और तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, ट्रांसफर्स जो करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। इनकम कैसे होगी भाई, प्रॉफिट होगा। दूसरा डिविडेंड, कहीं आपके शेयर है तो उसका डिविडेंड मिलेगा आपको। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान लो किसी को आपने ब्याज पे पैसे दिया है तो इंटरेस्ट हो गया। अब मान लो आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि मान लो भारत सरकार को जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रही है तो वो कौन से खाते में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी या कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो किसका भाग हो गया ये, कैपिटल वो सॉरी करंट अकाउंट का भाग हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्रांसफर में क्या आएगा भाई, ट्रांसफर में एक होता है आपका रेमिटेंस, सुना आपने, रेमिटेंस, ये सब प्रश्न पूछा गया है। एक गिफ्ट हो गया। रेमिटेंस क्या होता है, प्रेषण या प्रेषण इसको बोला जाता है। रेमिटेंस ये होता है जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, यूएई में जॉब कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में कोई जॉब कर रहा है। अब वहां से जो पैसा भेजेगा इंडिया को या अपने खाते में भेजेगा अपने घर वालों को, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। भारत जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो रेमिटेंस जो है कौन से खाते का भाग है, चालू खाते का।
इसी प्रकार पूंजी खाते को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन सा हो गया? एक तो हो गया निवेश, ठीक है। निवेश में क्या आएगा आपका? एफडीआई, एफआईआई। अब आपसे ये पूछ ले एफडीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस खाते के अंतर्गत आता है? तो पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया लोन हो गया, ठीक है। मान लो भारत सरकार कोई लोन ले रही है तो कौन से खाते में आ जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? बैंक से संबंधित बैंक अकाउंट, ये एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामला भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। परिसंपत्तियों की तरलता, अच्छा, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा भाई? आरबीआई के कार्य पूछ रहे हैं ये कुल मिला के। आरबीआई एक्ट कब का? आपका 1934 का, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का है? 1949 का। मान लो बैंकिंग से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है, इससे आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई संबंधित कोई परिवर्तन करना है तो आरबीआई एक्ट 1934। अब ये कौन कौन से कार्य करता है इसने ये पूछा है, ठीक है। क्या करता है? ये सारे काम करेगा। शाखा विस्तार, बैंकों का समापन, बैंकों का विलय, परिसंपत्तियों की तरलता। तरलता कैसे करेगा? कैसे निर्धारित करता है? एक एसएलआर होता है, पता होगी आपको, सीआरआर होता है, ठीक है। ये क्या है? एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। सबसे बैंकों का समापन कैसे? अभी आपको याद होगा पेमेंट बैंक को बंद करने की आरबीआई ने पेमेंट बैंक को बंद किया जाएगा। चलिए, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है, बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का सामान्य सा मतलब ये है, सबसे पहले हम जान लें, उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट का मतलब ये है कि आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है क्या बोलते हैं? बैंक रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? बैंक रेट। अब मान लो ये बैंक रेट उसने पूछा है, बैंक रेट में हम वृद्धि कर दें, बैंक रेट हमने बढ़ा दी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है, मतलब ब्याज दर जो बाजार में कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। केंद्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, अच्छा, कर्ज नहीं दे रहा है। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, सस्ती मुद्रा नीति का, अच्छा। ऑप्शन डी है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। कौन सी? महंगी। अब आपको ये पता होगा कि बैंक रेट अगर मैं बढ़ा दिया, मान लो आरबीआई जो लोन दे रही है बैंकों को उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो क्या होगा? बैंकों को लोन महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ना। उसमें सस्ती मुद्रा नीति का तो कोई औचित्य नहीं है, तो क्या है? महंगी मुद्रा नीति हो गई। बैंक रेट में वृद्धि कर रहा है तो बैंक रेट में वृद्धि कर दी तो बैंकों को क्या है? इसका जो आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। मान लो बैंक रेट आपने बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ा दी तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? इससे बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, ब्याज महंगी हो जाएगी, तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? कम होगी। मुद्रा आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा? ब्याज दर बढ़ जाएंगी, ब्याज दर बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? ऋण हेतु पैसा कम होगा इनके पास, क्या होगा? ये महंगी मौद्रिक नीति हो गई, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था
किसके लिए? संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन के लिए। देखो पहले तो ये पूछ रहे हम घाटे की जो वित्त व्यवस्था हम क्यों रखते हैं। हमको पता है घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या आशय है। पहले हम ये देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या आशय है, प्रश्नों को हम समझते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आपको प्रश्नों को समझ आए, तब तो आप ऑप्शन पर जाओगे। अब ये पूछा घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। अब जैसे मान लो आपको पता है कि आपकी कुल आय, कुल जो आय है, चाहे वो पूंजीगत आय हो चाहे आपकी राजस्व आय हो, कुल आय आपकी मान लो 100 रुपये है, मान लेते हैं। लेकिन आपका जो व्यय है, व्यय आपका 110 रुपये है, ठीक। जो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, घाटा ही तो हो रहा है आपको, कहीं बाहर से आपको पैसा लेना जुटाना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसने ये पूछा है प्रश्न ने, ठीक है। तो क्यों किया जाएगा भाई ऐसा? आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा, या भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। क्यों किया जाएगा ऐसा भाई? हम क्यों करेगी सरकार? आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा हो, ये तो करेगी। चलिए, निम्न में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, ठीक है। अभी देखो, इससे पहले ही मैंने प्रश्न कराया था आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी देखो, एक मैंने आपको करंट अकाउंट बताया था, एक कैपिटल अकाउंट बताया था अभी। तो इसने पूछा है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा आएगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब आप इसको बताइए। देखिए तुरंत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, या एफपीआई, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या निजी प्रेषित धन, ठीक है। कौन कौन आएगा इसमें बताइए। अभी बता चुका हूं तुरंत ही आपको। देखो विदेशी ऋण, अभी लोन तो बताया था आपको, एफडीआई बताया था, और आपको पोर्टफोलियो बताया था एफपीआई। ये सारे किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो मान लो कोई क्वेश्चन ये नहीं पता आपको, चलो मान लेते हैं आपको ये नहीं पता, निजी प्रेषित धन नहीं पता। अब आपको ये पता कि एक सही है, दो सही है और चार सही है। एक, दो और चार जिसमें है वो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक, दो और चार वाला सही हो जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या हो गया? रेमिटेंस हो गया। रेमिटेंस आपको किस में बताया था अभी मैंने? करंट अकाउंट में बताया था, चालू खाते में। तो क्वेश्चन पिछले वर्षों क्वेश्चन करने का ये फायदा, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अभी हम आज जो 2013 से लेके 2015 तक के प्रश्न करेंगे, और आने वाले समय में हम आने 10 से 15 दिन में सारे प्रश्न कर लेंगे यूपी, हर टॉपिक के, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मान लो इन्फ्लेशन जो है ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है पूछ रहा है। ऋणी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसको क्या ऋणी बोल दिया, ऋणी, ठीक है। क्या है? जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसको लाभ पहुंचाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन हम पहले समझते हैं, फिर आते हैं ऑप्शन पे। अब मान लो कोई व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक। आज मान लो 100 रुपए इसने बी को दिए दिए मान लेते हैं आज कितनी तारीख है? 17 मार्च को, ठीक है। अब मान लो आज जो 100 रुपए में ये 1 लीटर पेट्रोल ले रहा है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल ये ले रहा है 100 रुपए में। अब मान लो महंगाई बढ़ जाती है, मान लो 24 मार्च आ जाती है, होली है, होली के आसपास क्या डिमांड बढ़ जाती है कि होली के पास पेट्रोल हो जाती है 110 रुपए की 1 लीटर, ठीक। अब ये क्या करता है, बी इसको पैसे वापस दे देता है महंगाई में,
तो ये क्या 100 रुपये में पहले 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, अब इसको 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के 110 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो इसको क्या है, जो ऋण दे रहा है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो ऋण दे रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको लाभ ही हो रहा है, उसको तो 100 के 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचा रही है, जो ऋण ले रहा है उसको लाभ पहुंचा रही है। ठीक बात है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचा रही है। बॉन्ड धारकों को कैसे लाभ पहुंचा रही है, बॉन्ड का क्या मतलब है भाई, मान लो बॉन्ड का मतलब ये है कि कोई कंपनी है, मान लो अब कोई कंपनी है, उसको पैसे जुटाने हैं, उसको मान लो 100 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपए जुटाने हैं। अब मान लो इस कंपनी ने ये बोला एक कागज जारी करके कि मैं 100 रुपए का ये कागज, तो बॉन्ड बोल दिया 100 रुपए का मैं जारी कर रहा हूं, और इसको इसकी मेच्योरिटी टाइम हो जाएगा, या मान लो इसकी जो वैल्यू है 100 रुपए की है, ऐसे समझो बॉन्ड को और अच्छी तरह से आप। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अब इसको मान लो पैसे जुटाने, मान लो 100 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ठीक। अब मान लो कैसे जुटाएगी, तो बैंक के पास जाएगी, बैंक पैसे देने से मना कर दे, फिर क्या करेगी, लोगों के आगे हाथ फैलाएगी ये। अब ये क्या करे, कागज जारी कर दे ये 100 रुपए का, ये तो है 100 रुपए का बॉन्ड, इसको बॉन्ड बोल दिया। अब ये कहे कि 100 रुपए का तो है, लेकिन इसको अभी मैं आपको 95 रुपए का दे रहा हूं। कितने का, 95 रुपए का। लेकिन जब 1 साल हो जाएगी, 1 वर्ष बाद मैं आपको इसको, जब आप मुझे वापस दोगे तो मैं आप 100 रुपए आपको दे दूंगा, इस कागज को ले लूंगा। तो इस पे क्या है कि मुद्रास्फीति से कोई फर्क पड़ेगा इस पे, भाई तो 1 साल बाद 100 रुपए इनको वापस मिलने हैं, चाहे मुद्रास्फीति कितनी बढ़ जाए। ऐसा तो नहीं कि मुद्रास्फीति कम हो जाए तो इनको 100 की ये 99 देगा, देगा तो 100 ही। तो ये क्या फिक्स प्राइस हो गया, इसको फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, इसको लाभ ऐसा नहीं होने वाला, उसका तो लाभ फिक्स है, उसका केवल एक सही होगा। इतनी सी बात आप जान लीजिए, मुद्रास्फीति बढ़ने से जिनकी आय निश्चित आय है उनको कोई लाभ होगा नहीं, जिनकी आय निश्चित नहीं है उनको लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, जैसे मान लो कोई कृषक है या कोई उत्पादक वर्ग है, ठीक है। अब मान लो कोई उत्पादक वर्ग है, ये कोई उत्पाद बना रहा है, मान लो इसका उत्पाद अभी 100 रुपए का है, मान लो ये क्या बना रहा है, अब क्या मानू इसको, मान लो बिस्किट बना रहा है ये, ठीक है, और इसकी बिस्किट की जो वैल्यू है वो 10 रुपए की है। अब मान लो महंगाई बढ़ी, बिस्किट का प्राइस हो गया 10 से 11, तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा, उत्पादक वर्ग को फायदा होगा, उत्पादक वर्ग को तो फायदा होगा, और नुकसान किसको होगा, उपभोक्ता को। उपभोक्ता को क्या होगा, नुकसान होगा, उसको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ पूछता है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उत्पादकता शून्य होती है, मान लो सीमांत को हटा भी दो, श्रमिक की उत्पादकता शून्य होती है, इतना समझ लो। श्रमिकों की उत्पादकता नीचे होती है, मतलब श्रमिकों की उत्पादकता होती है वो नीचे होती है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे कृषि है, कृषि में क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी और बोला जाता है। क्या, छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, मान लो कृषि है, कोई परिवार है, उसके पास 2 बीघा जमीन है, ठीक है, 2 बीघा, उस 2 बीघा जमीन है, मान लो परिवार में मेंबर है 8, ठीक है, 8 मेंबर हैं, परिवार में 8 सदस्य हैं। अब 2 बीघा जमीन के लिए मान लो 4 जो मेंबर हैं, 4 मेंबर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, तो 4 की मान लो कैपेसिटी है, 4 लोग 2 बीघा जमीन को कर सकते हैं, लेकिन 8 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो बाकी के 4 लगे हुए हैं, अगर ये हट भी जाए तो उसकी उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 2 बीघा पहले 2 बोरी 20 बोरी या 20 क्विंटल, जब 4 लोग काम कर रहे थे तो 2 बीघा 20 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहे थे, ठीक है,
2 बीघा में। अब 8 लोग लग जाएंगे तो उसका उसमें 40 कुंटल थोड़ी पैदा हो जाएंगे, होंगे तो उतने ही, भाई जमीन तो उतनी है। तो ये 4 लोगों की उत्पादकता क्या है, शून्य रही है। क्या है, शून्य रही है। ये हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है प्रचंड बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या रहेगी, शून्य रहेगी। 4 लोग और लग जाएंगे उसमें तो उत्पादकता क्या है, शून्य ही रहेगी। तब भी 20 बोरी होंगी, जब 8 लोग लगे तब भी 20 बोरी। बाद में 4 लोग और लगे हैं तो उनकी उत्पादकता क्या है, शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बेरोजगारी के थोड़ा सा जान लेते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी का एक सीधी सी परिभाषा क्या है, कार्य करने का क्षमता हो, कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ना मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। ठीक है, ऐसी कई प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, एक होती है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, एक होती है तकनीकी, ठीक है, एक होती है संरचनात्मक, ठीक है। ये क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, अब मान लो गेहूं की फसल तैयार हो गई, अब उसको क्या, गेहूं की फसल तैयार हुई, उसको काटना है, तो गेहूं निकालने हैं, तो इसी समय क्या है, लोगों को काम मिल रहा है। अब मान लो गेहूं की फसल पूरी तैयार हो गई, कट गई, सब कुछ काम हो गया, फसल पूरी, आपका पूरा काम हो गया, उसके बाद क्या है, 3-4 महीने तक काम ही नहीं मिल रहा। मौसम के अनुसार जब काम मिलता है उसके बाद काम न मिले, मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में क्या है, इसमें क्या होता है, मान लो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में किसी समय क्या है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब मान लो होली है, होली है, होली पे क्या है, कुछ वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्या है, उसके लिए क्या प्रोडक्शन पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो क्या लेबर भी ज़्यादा चाहिएगी, लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। तो क्या है, तभी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव के समय इकोनॉमी जब ऊपर बढ़ रही है तो लोगों को काम मिल रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या बोला जाता है, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है भाई, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई इकोनॉमी है, वहां पे क्या है कि अकुशल लोग ज्यादा हैं, कुशल नहीं है। जैसे भारत में क्या है, कुशलता कम है, यूएसए और साउथ कोरिया के मुकाबले। साउथ कोरिया में क्या 94 के आसपास शायद लोग कुशल हैं, स्किल्ड है, और यूएसए में शायद 52 या 60 के आसपास लोग कुशल हैं। हमारे यहाँ क्या 4 से 5% लोग कुशल हैं। तो मान लो इकोनॉमी का अगर नेचर बदल जाए, हम तकनीक को अपना लें, लोग हमारे अकुशल हैं, उनको रोजगार ना मिले, तो तकनीकी बेरोजगारी हो गई, ठीक है। संरचनात्मक में क्या हो गया भाई, संरचनात्मक में क्या हो गया, मान लो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना हम बदल दें। मान लो हमारी इकोनॉमी कृषि आधारित है, ठीक है, कृषि पर आधारित है, और हम इसको सेवा आधारित बना दें पूरी, तो संरचना हमने बदल दी। लोग क्या है, लोगों के पास स्किल नहीं है उतना सेवा के लायक, क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे वो। ऐसी बेरोजगारी क्या बोलेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, ठीक है। बैंकों के पास जमा, ठीक है, बैंकों के पास मांग जमा, क्या है, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, ठीक। बैंकों के पास सावधिक जमा, सावधिक रिकरिंग डिपॉजिट। बैंकों के पास बचत जमा, ठीक है। करेंसी परिसंपत्तियों को तरलता के घटते क्रम में लगाना है आपको, थोड़ा करेंसी, ठीक है। तरलता का क्या मतलब भाई, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, तरलता क्या है, तरलता का क्या मतलब है। तरलता का मतलब ये है, ऐसी कोई भी वस्तु जब आपको जरूरत हो तो तुरंत नगद के रूप में आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, नगद के रूप में आपको उपलब्ध हो जाए, तरलता बोलेंगे। मान लो डिमांड डिपॉजिट है एक तो, ठीक है। दूसरा बैंकों के पास बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट है, ठीक है। तीसरा आपके बैंकों के पास सावधिक जमा, सावधिक समय के लिए होता है। अब मान लो जो आपको पता है कि डिमांड डिपॉजिट होती हैं, उसमें करंट अकाउंट भी आता है और सेविंग अकाउंट भी आता है, ठीक है। तो और जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो क्या है, उनका टाइम फिक्स रहता है, फिक्स टाइम के लिए रहती हैं। तो आपको केवल इतना आइडिया है कि रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स टाइम के लिए रहती हैं, तो आप इसको सबसे लास्ट में रखोगे। अब क्वेश्चन मान लो इनके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो हम कैसे एलिमिनेशन लगाएं। अब मान लो हमको ये पता है, अच्छा अच्छा, एक इसमें करेंसी परिसंपत्तियों का है, ठीक, करेंसी, करेंसी के रूप में
आपके पास है, ठीक है। तो आपको ये पता है ये करेंसी आएगी, इसमें करेंसी की परिसंपत्तियों का तरलता, यहाँ से मान लो आपके पास चार चीजें, एक तो आपके पास करेंसी है, ठीक है, दूसरा ये बोल रहे हैं आपके पास डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, तीसरा ये बोल रहे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, चौथा ये बोल रहे रिकरिंग डिपॉजिट है, सावधि जमा, समय के लिए जमा है। तो आपको ये पता है कि सावधि जमा है तो समय के लिए है वो, तो ठीक है, समय के लिए इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब आप ये देखो कि दूसरा सबसे लास्ट में कहाँ कहाँ पे, देखो इसमें नहीं है, तरलता के घटते क्रम में लगा सबसे ज्यादा तरल कौन है, देखो ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, कोई सबसे कम तरल यही है, फिक्स टाइम के लिए जमा किया गया है। यहाँ पे दूसरा सबसे लास्ट में नहीं है, उसको आप काट सकते हो। दूसरा आप ये देखो कि करेंसी, आपके पास जो पैसा है सबसे ज्यादा तरल वही है, आप चाहे जैसे उसको यूज कर सकते हो। और पहले नंबर पे क्या आएगा, चौथा आ जाएगा। तो जहाँ पहले नंबर पर चौथा है और दूसरा सबसे लास्ट में, वही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस प्रकार करेंसी सबसे ज्यादा तरलता है। उसके बाद पहले पे बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि उसमें करंट अकाउंट आ जाए, करंट अकाउंट में जब चाहो तब पैसे निकालते रहो। सेविंग अकाउंट में थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है कि आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते, उसमें पैसे कटने लग जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि इसका फिक्स टाइम रहता है। समझ गए, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोला जाता है, इसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, आरबीआई से ऋण लेना, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, जो कॉमर्शियल बैंक है वो उद्योग और व्यापार को ऋण देते हैं, क्या उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। अच्छा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। अब आपको एक बात बता दें, ऑपरेशन जो है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है कोई, आप सोचोगे मान लो किसी को जानकारी नहीं हो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है ये। इसमें एक्चुअली होता ये है, जो आरबीआई है, आरबीआई एक मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, क्या होती है, मॉनेटरी मौद्रिक नीति होती है। उस मौद्रिक नीति का उद्देश्य ये होता है कि बाजार में महंगाई को नियंत्रण करना, ठीक है। नियंत्रण कई प्रकार से कर सकती हैं, कि मौद्रिक नीति के कई टूल होते हैं। एक तो मात्रात्मक उपकरण रहते हैं उसके, एक गुणात्मक उपकरण रहते हैं, ठीक। तो मात्रात्मक उपकरण में आपके एक तो सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और आपका इसी में होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उसमें मेनली होता ये है कि मान लो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां क्या है भाई, मान लो सरकार को पैसा चाहिए, अब मान लो बैंक से ले सकता है, बैंक मने कर दे, हाथ खड़े कर दे, हम पे पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, अपना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको रोक देगी, नहीं ऐसा नहीं करेगी, वो लोगों से पैसा लेगी। मान लो उसने कोई पेपर जारी कर दिया, उसने ये पेपर जारी कर दिया, उसने बोल दिया सरकार ने कि 1000, वो आरबीआई के ब्याह पे जारी करती है सरकार, में ली आरबीआई सरकार के ब्याह पे आरबीआई जारी कर देती है, 1000 रुपए का ये पेपर है, इस पे आप 2 वर्ष के लिए आप इसको ले सकते हैं, 2 वर्ष बाद हम आपको 5% की ब्याज दर से हम आपको लोन दे, वो सॉरी, जब हम इसको वापस लेंगे तो @ 5% की ब्याज दर हम आपको चुकाएंगे, 1000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। ये होती है प्रतिभूति, ठीक। अब मान लो आरबीआई इस प्रतिभूति को, आरबीआई का मेनली काम क्या है, मुद्रा आपूर्ति को
नियंत्रित करना। ठीक। अब आरबीआई को ये लगे कि मार्केट में, बाजार में मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है, मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है, उसकी वजह से क्या है, महंगाई बढ़ रही है। मान लो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। मान लो कोई चीज, मान लो आम है, आम 10 आम है, लोगों का पैसा ज्यादा है तो क्या है, लोग लेना चाहेंगे, तो आम के दाम क्या बढ़ते जाएंगे। अब आरबीआई इसको महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, या मान लो कोई मंदी आ जाए, लोगों के पास पैसे ही नहीं है और चीजें बिक ही नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में मुद्रा आपूर्ति बढ़ा देगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि जैसे मान लो आरबीआई को ये लगे कि मार्केट में मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो क्या करेगी, जो प्रतिभूति है, गवर्नमेंट प्रतिभूति जो सिक्योरिटी है, उसको मार्केट में बेच देगी, मार्केट उसको बेचेगी, लोग उसको खरीदेंगे प्रतिभूति को, तो पैसा क्या आरबीआई के पास आ जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आ गया, तो मार्केट में क्या है, मुद्रा की आपूर्ति क्या है, कम हो गई, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या है, जब प्रतिभूति को खरीद रही है तो मार्केट में मुद्रा आपूर्ति कम हो गई, ठीक है, खरीद रही है ना, वो सॉरी बेच रही है, तो विक्रय करेगी मार्केट में। मान लो विक्रय कर रही है प्रतिभूति का, तो लोग क्या प्रतिभूति खरीदेंगे, बाकी कुछ और करने के लिए पैसा बचेगा नहीं, तो क्या मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित हो जाएगी या कम हो जाएगी, जैसे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। अब मान लो इसको खरीदने लग जाए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में के तहत प्रतिभूति को बाजार से खरीद रही है वो, मान लो जिन जिन लोगों के पास प्रतिभूति है वो आ जाओ, आरबीआई को भेज दो और उसके बदले पैसा ले लो। अब मान लो प्रतिभूति को अगर वो खरीदने लग जाए तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कब होता है, मंदी की स्थिति में, जब आरबीआई को ये लगे कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा डालना है, तो क्या करेगी, प्रतिभूति को खरीदने लग जाएगी। जब प्रतिभूति खरीदेगी तो लोग क्या है, प्रतिभूति बेच रहे हैं, बेचने के बदले लोगों को पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे से क्या है, मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो यही सब बोला आरबीआई द्वारा, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसको बोलते हैं, पीएसएल, ठीक है, तात्पर्य किसको ऋण देने से है, ठीक है, तो कृषि को, लघु, माइक्रो या छोटे उद्यम, या दुर्बल वर्ग, दुर्बल मतलब ऐसे नहीं शारीरिक रूप से दुर्बल, तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो उनकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि शरीर में कोई दुर्बल है तो वो वाले दुर्बल वर्ग नहीं है ये। तीसरा है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, बैंक को कुछ पैसा सीआरआर के रूप में रखना है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, कैश के फॉर्म में अपने पास रखना है, मान लो इसको रखना है 4 रुपए, ठीक। अब मान लो एसएलआर के फॉर्म में कुछ पैसा रखना है, मान लो ये मान लेते 18, ठीक है, ये मान लो ये कुल दोनों मिला के 22 रुपए हो गए। अब उसके पास लोन के लिए पैसे बचे, कितने बचे, 78, ये क्या है, लोन के लिए बचे हैं। अब इसमें से आरबीआई ये कह रही है, इसमें से आपको कुछ पैसे, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र हैं जो मतलब पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उनके लिए भी आपको देना है, देखो देना मैंडेटरी है। क्या करना मैंडेटरी है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्षेत्र हैं ये वाले, इनको क्या, कुछ बैंकों के लिए क्या है 40% है, कुछ बैंकों के लिए 75% तक है, जो रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, उनके लिए क्या है 75% तक है, ठीक है। तो ये क्या है, पीएसएल होगा कि कुछ क्षेत्रों को, जो चुनिंदा क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनको आपको लोन देना है, ठीक है। जैसे मान लो और के किस किस क्षेत्र हो सकते हैं, एमएसएमई हो गया, निर्यात को आप दे रहे हो, कृषि हो गया, आवास हो गया, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और क्या हो गया आपके दुर्बल वर्ग, ये हो ही गया आपका, कृषि हो ही गया, और छोटे उद्यम, ये सब क्या है पीएसएल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक जो रहती हैं, उनके लिए कितना है 75%, बाकी जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए कितना है 40% के आसपास, 40% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
का आंसर डी हो जाए। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? सबसे बड़ा उपभोक्ता पानी को कौन करता है? अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी कागज एवं लुगदी, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी ताप शक्ति। ठीक, सही है। जैसे भारत में आपको देखें, जल का उपभोक्ता सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा करते हैं सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए कितना हो रहा है? 78%। मान लो 100 लीटर पानी है भारत में, कहाँ का खर्च हो रहा है? सिंचाई में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा भाई? दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे पे आपका उद्योग आएगा, इसमें 8% के आसपास हो रहा है। तीसरे पे क्या आएगा? तीसरे पे आपका घरेलू उपभोग आ जाएगा, 6% के आसपास है। चौथे पे अन्य आ जाएंगे। अब जो उद्योग है, उद्योग का सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है ये पूछ रहे हैं इसमें। सबसे ज्यादा यूज उद्योग वाले का जो 8% है उसका सबसे ज्यादा, लगभग 90% ताप सकती है। इसको थर्मल पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बोला जाता है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है भाई? उसके बाद होता है कागज बनाना, उसके बाद होता है कपड़ा बनाने हैं। कभी प्रश्न पूछे है कि कागज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कपड़े में, तो ऐसे आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा सिंचाई, फिर उद्योग, फिर घरेलू उपभोग और फिर अन्य में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। जननांकीय लाभांश शब्द थोड़ा समझने लायक है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जननांकीय लाभांश, ऑप्शन ए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना, और ऑप्शन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करना, नहीं। ऑप्शन सी मृत्यु मृत्यु दर में कमी, अच्छा। उच्च शिक्षा का निजीकरण करना, उच्च शिक्षा का निजीकरण करने से क्या हमें जनांक लाभांश प्राप्त हो जाएगा? बताइए। जनांक लाभांश क्या होता है भाई? डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोला जाता है इंग्लिश में, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। जननांकीय लाभांश क्या होता है? जननांकीय लाभांश, मान लो आपकी जनसंख्या है, ठीक, मान लो आपके पास 16 से 65, कहीं कहीं 14 से 65 भी होता है। ठीक है। वो जनसंख्या आपका ठीक ठाक स्थिति में है। जो जनसंख्या है आप उसका यूज पूरी तरह से ले पा रहे या नहीं ले पा रहे, उनकी क्षमताओं का आप दोहन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। वो जो जनसंख्या है 16 से 65 वाली, जो कार्यशील जनसंख्या है जिसको वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे पा रही है या नहीं दे पा रही है? अगर दे पा रही है तो और उसको और कैसे बेटर किया जाए? अगर नहीं दे पा रही है, वो एक बोझ बना हुआ है, तो उसको कैसे उस बोझ को कम किया जाए? ठीक है। जननांकीय लाभांश का क्या मतलब है? जो जनसंख्या है, ऐसे जो वर्किंग पॉपुल है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में कैसे योगदान दे रही है, उसको क्या बोले? जननांकीय लाभांश। जनसंख्या का हम लाभ कैसे ले पा रहे हैं? जनसंख्या लाभ का अंश, लाभ अंश, समझ रहे हो? वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका हम कैसे लाभ ले पा रहे हैं, वो कितना योगदान दे रही है इकोनॉमी। ठीक है। अब मान लो ये क्या कह रहा है, पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? सबसे ज्यादा क्या? कुशलता, उनको कुशल बना देंगे तो सभी तभी तो कुछ हो पाएगा। सीधा सा प्रश्न है। कुशलता विकास को तान देंगे। अभी आपको बता दें, भारत में जो कुशलता है और विश्व में जो कुशलता है, कुशलता या स्किल्ड लेबर, स्किल्ड, जैसे मान लो यूएसए में आपका, यूएसए 52% के आसपास। ठीक है। आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में 95% के आसपास लोग। भारत में जो है इंडिया में लगभग
10% से भी कम है, 10% से भी कम है अभी। ठीक है। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? कीमत स्तर में बढ़ोतरी है, कीमत स्तर, मान लो सामान्य कीमत स्तर में कोई प्राइस, मान लो कोई वस्तु है, ये जो प्राइस है, मान लो ये दूध मान ले, इसके प्राइस में जो बढ़ोतरी है किन कारणों से हो सकती है? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट हो जाए, प्रभावी मांग में वृद्धि, ठीक है, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। मान लो दूध है, दूध की कीमत कैसे कैसे बढ़ सकती है? एक तो ऐसे बढ़ सकती है कि इसका उत्पादन कम हो जाए, मान लो 100 लीटर बनना है दूध, 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, अब मान लो उत्पादन 80 लीटर हो, डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, मांग तो बढ़ी जाएगी, कीमत बढ़ेगी। मान लो 100 लीटर दूध है की जगह 80 कर दे रहे हैं, लोग पीने वाले 100 ही हैं, अब क्या है इसमें से लोग क्या है ज्यादा पैसे दे के भी खरीदना चाहेंगे, क्या कीमत बढ़ जाएगी, उत्पादन कम कर देंगे, तो उत्पादन हम कम कर दें तो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या है कि पहले लोगों के पास मान लो 100 रुपए थे, 1 लीटर 100 रुपए का आ रहा है, अब क्या कर रहे हैं लोगों के पास दूध के लिए उनकी इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, उनको लगा हम दूध ज़्यादा पीना चाहिए, शरीर हमें पौष्टिक बनाना है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, दूध हमें ज़्यादा पीना चाहिए, तो क्या करेंगे ज़्यादा दूध की डिमांड करने लग जाएंगे, वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, पैसा बढ़ जाएगा, क्या मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए, क्या है कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। चौथा और क्या हो सकता है? भाई दूध के एक तो हम इसका उत्पादन कम कर दें तो भी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए तो क्या है प्रभी मांग में आपूर्ति बढ़ जाएगी, मांग मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो क्या आंसर लगाओगे आप? क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएंगे इसके, है ना? कैसे कैसे उत्पादन कम करने से भी इसकी कीमत बढ़ रही है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, द्रव्य की आपूर्ति से मांग बढ़ रही है, दोनों और रिलेट है दोनों। मुद्रा की हमने मान लो मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ा दिया, पहले लोगों के पास 1,000 रुपए थे, अब मान लो 5-5 हज़ार रुपए सबको मिल जाए, मोदी जी सबके खाते 15-15 लाख रुपए डाल दें, क्या होगा? सब लोग खर्च करेंगे, मार्केट में क्या है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी, मान लो सब 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाए, हो सकता है सब एक्टिवा लेने पहुंच जाए, तो एक्टिवा की एक वृद्धि हो जाएगी उसकी डिमांड में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अभी एक्टिवा मान लो 1 लाख रुपए की आ रही है, 15-15 लाख रुपए मोदी जी ने डाल दिए चुनाव से पहले, हो सकता है एक्टिवा 1.5 लाख रुपए की हो जाए, क्या हो सकता है? भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व फंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? ठीक है, चलिए देखते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार तथा विदेशी ऋण, अच्छा, ऋण भी इसमें शामिल बता रहे हैं ये, तो एसडीआर बता रहे हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण, ठीक है, तथा विशेष आहरण अधिकार, मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई का गोल्ड, और इसमें एसडीआर को बता रहे हैं, ठीक। विदेशी मुद्रा, ये पूछ रहे हैं विदेशी मुद्रा में जो आरक्षित होते हैं ना, हम जो बोलते हैं ना फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारा इतना है, 600 कुछ बिलियन डॉलर का हमारा इस समय इतना बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, बेसिक सा प्रश्न पूछ, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण, बताइए क्या आएगा इसमें? अब देखिए ऋण, भाई ऋण लेना किसी देश से क्या हमारी रिजर्व करेंसी हो जाएगी वो? ऋण तो कोई कितना भी ले सकता है, करेंसी बढ़ाते जाओ, है ना? जहाँ यहाँ पर ऋण है उसको आप काट दो, देखो इसमें भी ऋण है, ठीक है, इसमें भी ऋण है, ठीक है,
क्या हो गया, इसमें भी ऋण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए एसडीआर क्या होता है भाई, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। उसकी एक मुद्रा है आईएमएफ। मुद्रा क्या है मेनली, सांकेतिक मुद्रा है। जैसे मान लो उन्होंने एक बास्केट बना दी, ठीक है, इस बास्केट में हमने डॉलर भी डाल दी, ठीक है, जापान की येन डाल दी, ठीक है, और चीन की युआन या रेन मिन भी डाल दी, रेन मिन भी डाल दी, ठीक है, और आपका यूरो भी डाल दिया इसमें, यूरो, ठीक है। यूएसए की डॉलर, येन आपकी जापान की, ठीक है, आपकी रेन इन भी आपकी चीन की हो गई, ठीक है, आपकी यूरो जो हो गई तो आपकी यूरोपियन यूनियन की हो गई। ऐसे करके एक बास्केट बना ली, क्या बना ली, एक बास्केट बना ली। उस बास्केट के आधार पर क्या है कि एक सांकेतिक मुद्रा का इसका क्या है, इसका इसको एक इसका एक वैल्यू निकाली गई, सारी करेंसी की एक एवरेज वैल्यू निकाल के एक हमने एसडीआर उसको रूप दे दिया, ठीक है। ये जो व्यवस्था शुरू की है एसडीआर की 1969 से शुरू, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी 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 या इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी होने की संभावना है, ठीक है। लोक ऋण की चुकौती करना या लोक ऋण चुकाना, पब्लिक डेट चुकाना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान लेना, ठीक है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। इस बोला सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्या हो सकता है भाई, नई मुद्रा का आप जारी करोगे, ठीक है, मान लो बजट घाटे को, मान लो आपका घाटा हो गया, घाटा कैसे हो गया, मान लो 100 रुपये आपकी आय है और आपकी जो है 110 रुपये आपका व्यय है, ठीक। ये 10 रुपये का जो गैप है इसको आप कैसे भर सकते हो, एक काम तो ये कर सकते हो, उधार ले सकते हो, उधार कहाँ से ले सकते हो, आंतरिक ले सकते हो, आंतरिक ऋण ले सकते हो, एक बाहर ऋण ले सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है, बाहर ऋण ले सकते हो। आंतरिक में क्या आपको बॉन्ड वगैरह जारी कर सकते हो, प्रतिभूति जारी कर सकते हो। बाहर ऋण में क्या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे बड़ी संस्था, उनसे ऋण लेके इसके घाटे का आप वित्तीयन कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो, नई मुद्रा जारी कर सकते हो, पर लेकिन नई मुद्रा जारी करने से जो बाजार है उसमें मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें क्या पूछा, सर्वाधिक स्फीतिकारी, सर्वाधिक स्फीतिकारी क्या हो सकता है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा छापना क्या है, सर्वाधिक स्फीतिकारी होगा। देखिए द्रव्य की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी यथावत बनी रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाती है, द्रव्य की पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाती है तो, वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आएगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी, ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक है, मान लो कोई बैंक ले लेते हैं हम, आरबीआई को क्यों ले बार बार। अब मान लो कोई बैंक है उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, अब इसके पास 100 रुपए हैं और ये 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये इसको ऋण दे रहा है। अब मान लो इसके पास पैसे तो 100 ही हैं, अब मान लो लोग आ जाते हैं, अब क्या है कि इसके पास ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसको क्या है कि डिमांड इसकी बढ़ गई लोन की,
डिमांड बढ़ गई लोन की। अब ये क्या करेगा, पैसे इसके पास सो ही है, पैसे और कहीं से आने नहीं है। अब ये क्या करेगा भाई, ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो मैं एक काम करूंगा, एट द रेट 10% की ब्याज दर पे मैं दूंगा। आ जाओ जिसको लेना हो, तो जिसको लेना हो आ जाओ, 10% की ब्याज दर पे मैं लोन दूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये ही हैं, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट भी करना है। तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट देखने लग जाएंगे। तो क्या होगा इसमें, मनी सप्लाई किया यथावत रहने पर द्रव्य की डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। कमी क्यों करेगा भाई, कमी थोड़ी करेगा वो। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है। एक्स देश में, मान लो कोई देश है, मान लो भारत में, भारत ले लो, एक्स क्यों मानेंगे हम, मान लेते हैं भारत देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी। मान लो अमेरिका में तकनीकी प्रगति हो गई, तो क्या भारत को दे देंगे वो लोग तुरंत? अमेरिका में तकनीकी प्रगति हो जाए तो हमको क्या दे देंगे वो? यूरोप में तकनीकी प्रगति हो जाए तो हमको दे देंगे तुरंत वो? ऐसा नहीं है कि वहां तकनीकी प्रगति हो जाए तो भारत में क्या आर्थिक समृद्धि होगी? नहीं। एक्स जनसंख्या में वृद्धि हुई, नहीं भाई, ये तो हम कर ही रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि तो हमारी हो ही रही है, इसके अलावा कुछ हो रहा है? भाई जनसंख्या वृद्धि तो हम बहुत कर रहे हैं, क्या आर्थिक समृद्धि हो रही है? क्या जनसंख्या समृद्धि हो रही है? तीसरा क्या कह रहा है, एक्स में पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था व्यापार की मात्रा बढ़ रही है। भाई व्यापार की मात्रा बढ़ने से मतलब ये नहीं है व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार में दो चीज आती हैं, एक तो आपका आयात भी आता है, दूसरा निर्यात भी आता है। अगर मान लो आयात बढ़ रहा है, आयात आयात ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो क्या ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। हमारे पूंजी निर्माण क्या होता है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। अब मान लो पूंजी निर्माण से आशय ऐसी चीजों हैं, पूंजी निर्माण भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है भौतिक पूंजी, एक होता है सामाजिक पूंजी, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक हो सकता है भौतिक पूंजी, एक होते है सामाजिक। इसमें क्या, भौतिक में क्या आएगा, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो भी पूंजी निर्माण ही तो है। मान लो रेल बना रहे हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनना है, हाईवे बनना है, ब्रिज बनना है, कोई ऐसी संस्थान बननी है जिससे भविष्य में हमें इनकम के स्रोत बनेंगे, तो क्या है, पूंजी निर्माण ही तो हो रहा है वो। दूसरा, हम लोगों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हम स्किल ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं, क्या पूंजी निर्माण तो हो रहा है। उससे क्या आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब मान लो हमारे पास स्किल्ड लेबर कम है, हम उसके स्किल्ड का खर्च करने लग जाए, तो क्या है, पूंजी निर्माण ही तो हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है। भविष्य में उससे क्या है, कैपिटल गेन होगी ना, हमको कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और आप जान लीजिए कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR एक शब्द होता है जो पूंजी निर्माण से संबंधित है, इसलिए आपको यहाँ बताया ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको बोलते हैं वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, ICOR। ये क्या होता है, हमारे यहाँ जो ICOR है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी चर्चा है, हम थोड़ा इसलिए पीछे। ICOR क्या होता है, मान लो आप बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो आप मान लो 100 यूनिट बिस्किट बना रहे हो, ठीक है, 100 यूनिट बिस्किट बना रहे हो, तो एक यूनिट बिस्किट जो आपको 10 रुपए में पड़ रहा है, 10 रुपए में पड़ रहा है एक बिस्किट, तो 100 यूनिट आपने बनाए तो कितने, 1000 रुपए के हो गए, ठीक। अब मान लो आपने क्या किया कि 120 बिस्कुट बनाना शुरू किया, लेकिन बाद में आप जो 20 बिस्कुट बना रहे हो उनकी जो है लागत बढ़ रही है, वो 10 रुपए का नहीं पड़ पा रहा आपको, वो आपको 12 रुपए प्रति यूनिट पड़ रहा है। या मान लो 101 माह आपने बनाया, या मान लेते हैं 101 माह, मान लेते हैं 101 माह आपने बिस्कुट बनाया, तो उसकी जो लागत है 12 रुपए पड़ रही है, मतलब 2 रुपए ज्यादा पड़ रहा है वो, 2 रुपए दो ज्यादा पड़ रहे हैं वो 100 यूनिट बनाने से। क्यों, मान लो प्रति यूनिट हम जब उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल, इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें, और कैपिटल आउटपुट रेशियो,
उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या है ये? मान लो 2 रुपए हम बढ़ रहे हैं, मान लो हमने, हमारा प्रोडक्शन 100 हो रहा था, हमने और बढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें क्या, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। चलिए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से पूछा है इसने, नेशनल, ठीक है, क्या होती है भाई नेशनल इनकम? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। अच्छा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, ठीक है। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। व्यक्तियों की जो पर्सनल इनकम है उनका हम जोड़ दें, मान लो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी जो पर्सनल इनकम है उनको हम जोड़ दें, उनकी आय के बराबर हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। बताइए क्या होगा इसका? इसका जैसे जीडीपी है, जीडीपी का परिभाषा है किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, सीमा के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, या जिसको आर्थिक सीमा बोल देते, आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, उत्पादित उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब मान लो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम को प्राप्त करने के दो विधियां हो सकती हैं। कई विधियां हम दो देखते हैं, एक होती है आय विधि, ठीक है, एक होती है व्यय विधि। ठीक, व्यय विधि में क्या है भाई? इसमें क्या है? सबसे पहला टी, ये क्या है? टी कैपिटल, टी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, तो ये विधि है। सी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंजप्शन। सी का मतलब गवर्नमेंट कंजप्शन, ठीक है, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कंजप्शन इसको बोल देते हैं। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्स का मतलब आपका निर्यात, एम का मतलब आयात। एक तो ये विधि है, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? एक आपकी जीडीपी जो होती है, जीडीपी, मान लो सबसे पहले आपको पता होगी एक फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर, फैक्टर इनकम। मान लो एक लैंड हो गया, एक लेबर हो गया, एक कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। मान लो लैंड आपने किसी को किराए पे दी, उससे बदले आपको रेंट मिलेगा, ठीक। आपने किसी के यहाँ श्रम किया, उसके बदले आपको आपको श्रम मिलेगा, ठीक है, वेजेज इसको मिलेंगे। कैपिटल, आपने किसी को लोन दिया, बैंक से आपने लोन लिया, उस कैपिटल के बदले आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, आपने मान लो कोई संस्थान खोली है, कोई आप फैक्ट्री खोल रहे हो, तो वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आपको क्या उसमें प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इससे जो लाभ प्राप्त होता है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम जो हमारी जीडीपी जो मिलती है, जो जीडीपी है, जो आय विधि के द्वारा हम निकालते हैं, उसमें ये देखते हैं लोगों की आय कैसे हो रही है, किस किस फैक्टर इनकम से लोगों को आय हो रही है, लेबर से कितनी हो रही है, हमारे रेंट से, कैपिटल, और ये क्या है, पूरा लैंड, ठीक है। इन सबसे जो आय हो रही है, फैक्टर इनकम से जो आय हो रही है, उसको हम आय विधि बोला जाता है। उसमें क्या है कि जीडीपी, मान लो जीडीपी हमारी फैक्टर कॉस्ट निकल आई सबसे। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से हमको क्या, हमारी जो आय विधि से हम जो
नेशनल इनकम निकालते हो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल, नेट का मतलब क्या है, अब मान लो ग्रॉस है, ठीक है, अब मान लो ग्रॉस में आपने कोई चीज का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज का उत्पादन कर रहे हो, आपने जो मशीन का आप यूज कर रहे थे उस मशीन की क्या वैल्यू में कुछ तो कमी आई होगी। मान लो आप चिप्स बना रहे हो, चिप्स बनाने के लिए आपने कोई मशीन ली आपने, तो मशीन 2 लाख रुपए की है, अब 2 लाख रुपए की मशीन से आपने चिप्स बना ली, तो उस मशीन की वैल्यू में तो कुछ गिरावट आई होगी, तो ग्रॉस से क्या है, नेट हो गया वो, उसमें क्या है, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डोमेस्टिक दूसरा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक है ये, क्या है डोमेस्टिक, ये क्या है नेशनल है। डोमेस्टिक का मतलब भारतीय सीमा के अंदर, और हमारे लोग यूएई में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी काम कर रहे हैं। अब भाई इजराइल में क्यों है, इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है हमास के बीच, वहां पे लेबर कम पड़ गई है, तो इंडिया से लेबर लेके गए, वो 1-1 लाख रुपए पे करेंगे वो, तो वो हमारे लोग वहाँ जो काम कर रहेंगे तो क्या नेशनल हो गए, भारतीय नेशनल, तो वहां से जो काम कर रहे हैं वो भारत को पैसे भेजेंगे, उनकी भी तो एक फैक्टर इनकम है, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं फैक्टर के रूप में, उनकी जो इनकम होगी भारत को भेजेंगे ना वो लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, जस्ट इसमें प्लस कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो थी उससे मैंने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल दी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो नेशनल इनकम के बराबर है। ठीक है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, ये करते हैं ग्रामीणों को, ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, इसका पूरा नाम क्या है, नाबार्ड है ये, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नाबार्ड। ठीक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक या भूमि विकास बैंक। कौन ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, 1 और 3 दोनों, ऑप्शन डी 1 2 3। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। इसमें देखो जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड सीधे तौर से नहीं करता, नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड नाबार्ड क्या कुछ संस्थानों को, ठीक है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रामीण स्तर पर काम करे उनको लोन प्रोवाइड कराता है, वो क्या है, वो ग्रामीणों को लोन देंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा इसका गलत हो जाएगा, तो केवल आपको ये पता है तो ये तीनों हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, केवल। ठीक है, अब आपको ये पता होगी जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना आप बता सकते हो कब हुई है, नाबार्ड की 1980। अच्छा, कोई अच्छा बताएगा रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई है, 1970 में। ठीक है, मैंने वर्ष 2013 में जितने प्रश्न आए थे वो कर लिए, आगे वाली वीडियो में इसी प्रकार से बस 2014 15 16 करते रहेंगे। हमारी वीडियो को इसी प्रकार आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।